अस्सलाम वालेकुम। आज शाम में अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तर्जमान रऊफ़ हसन उनके ऊपर इस्लामाबाद के एक मुकामी एक मार्केट में एक टीवी चैनल के बाहर उनके ऊपर अटैक किया गया। बहुत ही नाखुशगवार वाक़या, जिस तरीके से उनको मारा गया, ज़ख्मी भी किया गया। उनके चेहरे के ऊपर ज़ख्म आए हैं, जिसकी वीडियोज़ क्लिप्स अभी तक सामने मौजूद हैं। वजूहात क्या हैं ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो पता चल जाएगा, लेकिन आम तौर पर जब सियासी तौर पर बर्दाश्त ख़त्म होती जाती है तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात माजी में भी हमारे सामने नज़र आते रहे। तो एहसन इकबाल के बाजू के अंदर गोली जिसने मारी थी वो भी सियासी बर्दाश्त ख़त्म होने का ही नतीजा था, या जिन लोगों ने ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी या दीगर लोगों के ऊपर स्याही फेंकी या जूते मारे गए सियासी लीडरों को, वो भी इसी तरह की अदम बर्दाश्त का नतीजा था। तो नाखुशगवार और नापसंदीदा वाक़या, सियासी क़ुव्वतों को ऐसे मौके के ऊपर इकट्ठे होकर आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि एक दूसरे का तमस्खर उड़ाएं, क्योंकि बाज़ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको निज़ाम की मजबूती की खातिर बात करनी चाहिए। आज उसको किसी ने मारा है, ब्लेड मारे हैं या वो घेर के उसकी पिटाई की है, तो कल किसी दूसरी जमात वाले की यही बारी आएगी। इससे गुरेज़ कर लिया जाए, परहेज़ कर लिया जाए, या वो तदारुक के लिए इक़दाम कर लिए जाएँ तो वो बहुत बेहतर होता है। गुज़श्ता रोज़ हमने प्रोग्राम मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वाक़या है उसके ऊपर प्रोग्राम किया था, तो आज भी उसकी कंटिन्यूएशन मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी बलोच तलबा के हवाले से भी पेशी हुई और वो शायर फरहाद के हवाले से भी पेशी हुई, और उसमें जज साहब के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के काम करने के तरीक़ाकार को तय कर लें, तो इस इंटेलिजेंस एजेंसी काम करते रहें तो उसके ऊपर इतराज़ नहीं है, लेकिन उसका तरीक़ाकार वज़ा कर लें तो इसमें सबका भला होगा। ये बात दुरुस्त है। असूली तौर पर उनके जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं, SOPs हैं उनके, वो वज़ा कर लें और एक ओवरसाइट मैकेनिज़्म बना लें। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ दुनिया भर में काम करती हैं, उनको करने दें। लेकिन एक काबिल इतराज़ चीज़ ये है कि पाकिस्तानी सरज़मीन से अगर कोई मिसिंग हो जाता है तो वो चीज़ काबिल कबूल नहीं है। ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ एक बयानात की एक सिलसिला है जो पिछले 1-2 रोज़ में हमारे सामने नज़र आता है, जहाँ PMLN के लोग इस वाक़े को जस्टिफाई करते हुए नज़र आते हैं। लॉ मिनिस्टर की उसके अंदर शामिल है। मुझे इसके ऊपर कुछ अफसोस, थोड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि कोई भी जमहूरी पार्टी आके ये कहती है कि ये मिसिंग पर्सन होते रहते हैं दुनिया में, तो ये काबिल कबूल बयान नहीं होता। आम तौर पर सिक्योरिटी के अदारों को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जैसे 9/11 के वाक़यात के बाद पाकिस्तान में वो जेट ब्लैक टेररिस्ट की टर्म थी, उसको वज़ा किया गया, क्योंकि ये वो लोग थे जो किसी कानून, किसी दायरे के नीचे आने को तैयार ही नहीं थे। इवन जज उनके केस खुली अदालत में नहीं थे सुन सकते, सीधी सीधी धमकी देते थे। उनको पकड़ के इंटर्नमेंट सेंटर्स के अंदर बंद किया गया, उनके लिए खुसूसी कवानीन के अंदर तरमीम की गई। वो एक सिचुएशन थी जिसमें आप उसको ना चाहते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं कि ठीक है, संभाल नहीं सकता, ये सिक्योरिटी के अदारे हैं, इनको संभाल के बैठे हुए हैं। तो मिसिंग होता है, इंटर्नमेंट सेंटर में जाता है तो आप चुप कर जाते हैं। लेकिन कोई और शख्स मिसिंग होता है, कोई सोशल एक्टिविस्ट मिसिंग होता है, कोई सियासी तौर पर मुतहर्रिक शख्स है, उसको मिसिंग किया जाता है, तो वो एक ऐसा नापसंदीदा अमल है जिससे सियासी पार्टियों की तो आवाज़ उसकी हक़ में निकलनी चाहिए कि ये क्यों पाकिस्तानी सरज़मीन से गायब हुआ। माजी के अंदर नवाज़ शरीफ और दीगर लोग उनके हक़ में आवाज़ें उठाते रहे, लेकिन अभी क्योंकि हुकूमत में बैठे हैं इसलिए हर चीज़ में हाँ में हाँ मिलाना वो लगता है कि उनका फ़र्ज़ है। सुनिए कुछ बयानात, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ एक जमहूरी हुकूमत है, इस जमहूरी हुकूमत के होते हुए लोग गायब हुए हैं, और फिर जमहूरी हुकूमत कहाँ है, उसका हिसाब क्यों नहीं मांगती किसी से? इशू है ज्यादा जिस पे बात हो रही है वो मिसिंग पर्संस के हवाले से है। ये वाकयात होते रहते हैं, हर मुल्क में होते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि लापता अफराद कोई इशू नहीं है, ये इनका गलत फहमी है। मैं उनको समझाऊंगा कि कौमें इस तरीके से नहीं चल सकता। हमारे जो हमसाया ममालिक और दुनिया के और ममालिक देखे जाए तो UN में इस वक्त 100 से ज्यादा ऐसे ममालिक हैं जिसमें मिसिंग पर्सन का केसेस चल रहे हैं, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, में बरतानिया है। मिसिंग पर्सन के केसेस जहां लोगों के अपने जाती मफाद या इश्यूज चल रहे हैं, उनको स्टेट के ऊपर ना डाला जाए। हर केस जो है वो मिसिंग पर्सन का केस नहीं है। ये खड़ी है वो बच्ची, 3 भाई इसके लापता हैं, 3 भाई। खुदा का खौफ करो, तुम्हारे भी बच्चे हैं, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मैं समझता हूँ कि ये मिसिंग पर्सन को प्रोपेगेंडा टूल बना के रियासती इदारों के खिलाफ जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब है। PMLN के जो लोग इन वाक़यात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो अपनी आकबत ख़राब कर रहे हैं। जमहूरी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए इंसानी हकूक़ की खातिर, किसी और चीज़ की खातिर नहीं उठानी चाहिए। और जो मिसिंग लिंक्स हैं, सिक्योरिटी इदारों को शौक़ तो नहीं आता होगा किसी को मिसिंग करने के लिए। अगर कोई सिक्योरिटी वजूहात की बिना के ऊपर ऐसा काम हो रहा है तो उसके लिए लॉज को अमेंड करिए, तरीक़ाकार को दुरुस्त करिए, और अगर कोई रूल्स को वायलेट कर रहा है तो उसको पनिश करिए। असूल तो यही है ना कि कोई रूल तोड़ता है, कानून तोड़ता है, ताकत का गलत इस्तेमाल करता है
तो उसके लिए कानून मुतहरक होना चाहिए, उसको कानून के दायरे के नीचे लाने के लिए। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं इस्लामाबाद स्टूडियो अली साहब हैं, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और सेनेटर फैसल वाडा साहब हैं, सीनियर सियासतदान, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। आबिद शेर अली साहब, पहले तो रऊफ़ हसन के वाक़े के ऊपर आपके दौर में बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए और अब उसका PTI के बहुत सारे लोगों ने मिसिंग होकर भी उसको भुगता है और आज रऊफ़ हसन की तो खुलेआम जी अब ख्वाजा सराओं के हाथों से कोई पड़ जाए, मतलब साहब मुझे नहीं समझ आई कि क्या मामला है। मैंने अभी आपकी आवाज़ सुनी और अभी मैंने वो वीडियो लिंक देखी जिसमें वो कहने कि जी आपने हमें गाली दी, जब जो भी उनके वॉइस की ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ कि आप किसी पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनके ऊपर या कोई ऐसी एजॉल्ट कराएँ जो बदनामी का बायस बने, तो ऐसा नहीं होना। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि मामला क्या है। अगर वो भी 3-4 अफराद हैं, उनके साथ रऊफ़ साहब ने क्या मामला किया, इस पर मैं कोई कमेंट करने के लिए, मुझे नहीं पता कि क्या मामला हुआ। ऐसे ही हम किसी को इनकी आड़ में कि जी उसने मार पड़वाई, तो अब उनका लेन देन का मामला है या कोई और मामला है। तो आपने तो कुछ नहीं डलवाई? नहीं, मैं कभी मच्छर नहीं मारता। आपसे मुराद आप हुक्मरान हैं जनाब? नहीं। और जो आपने भी अपने इंट्रो में बात की, देखें मुल्क के सिक्योरिटी अदारे हमारे हैं। मिसिंग पर्सन की तरफ आते हैं, रऊफ़ हसन पे इस पे भी कमेंट ले लें। फैसल वाडा साहब उसको डिस्कस करते हैं उसको। फैसल वाडा साहब देखिए भाई साहब, जहाँ तक रऊफ़ हसन साहब की बात है, मैंने तो सेनेट में भी आज को बड़ा सख्त तरीके से कंडेम किया और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल फिगर के लिए ना किसी आम आदमी के लिए। ये बिल्कुल भी टॉलरेंस जो लेवल हमारा जा रहा है और जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, उसमें नॉट ओनली के पॉलिटिशियंस का ही हाथ है, बहुत सारे और दीगर लोगों का भी हाथ है। जब आप दीगर लोग कौन? देखें, अभी जिस तरह की कल आपने गुफ्तगू सुनी है अदालतों के अंदर, आप पॉलिटिकल पार्टी से सुनते हैं, आप पुलिस से सुनते हैं, ये जो तरीक़ेकार है ना, इससे जो आम आदमी जो है ना उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और उसको लगता है कि ये बनाना रिपब्लिक है और लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रऊफ़ हसन की जो जजों के मतलब, कुछ जजों के मतलब, सब के मतलब नहीं, रिमार्क से वो काफ़ी दायराकार से ऊपर जाके थे, हट के थे, कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन उसके लिए कोई अदालत एक्शन ले सकती थी ना। नहीं, मैं तो लेकिन ख्वाजा सरा उसको सड़क पर रोक के मारे तो वो तो काबिल साहब, ख्वाजा सरा मारे या एक आम आदमी मारे या बच्चा मारे या बड़ा मारे, ये कॉन्सेप्ट जो है ना मारपीट का, फिजिकल वायलेंस का या इस टाइप की चीज़ का, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर टॉलरेंस का लेवल 1% भी नहीं होना चाहिए। सिंपल एज दैट। है नहीं हमारे यहाँ। वो एहसन इकबाल को गोली लग गई थी तो उसके ऊपर भी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। देखिए नदीम मलिक साहब, जहाँ तक एहसन इकबाल साहब की आपने बात की, लेकिन कतई नज़र के उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन उन्होंने एक मौलवी साहब के मिल में मुझ पर फतवा लगवा दिया था। आपको ये बात पता है? वो ये ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो के अंदर है, लेकिन मुझे फतवा लगवा दिया था उन्होंने। सो जब अगर मेरी मुखालफत होती है आबिद शेर अली साहब के साथ, लेकिन मैं फतवा नहीं डालता। इनके घर में माँ बहन बेटी गुजर रही है और टायर पंचर हो गया है। जिसने मारी वो गलत मारी है, सही मारी? हम इफ एंड बट्स में इसको जस्टिफाई तो नहीं कर रहे। नहीं प्लीज, गोली क्या या किसी को ये चीनी भी यूं करके फेंकी हो तो ये टोटली गलत 500%। नवाज शरीफ के ऊपर लाहौर थे तो वो किसी ने जूता उठा के मार दिया। ये गलत तरीका है ना। इससे आप उस आदमी का कद छोटा नहीं कर रहे, अपनी असलियत और बता रहे हैं हरकतें। किसी को आदमी छोटा बड़ा नहीं कर सकता। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अगर मैं किसी के आगे जूता रख देता हूँ, रख मार देता हूँ, या कोई स्याही फेंक, ये भी यूं करके फेंक देता हूँ, स्याही भी फेंक, ठीक है। तो इससे आप अपने ज़र्फ और अपने घटियापन की बात बता रहे हैं। उसका कुछ भी नहीं जा रहा, वो तो मुँह साफ करके निकल जाएगा, वो तो इनोसेंट है। जो भी खड़ा है वो ये खड़े हैं, मैं कर। देखिए नहीं मेरे साथ हमारे वहाँ ना, मैं आया तकरीर में आज मैंने ये कहा है कि हमारी सियासी मुखालफत तक ठीक है, मैं भी इसको अब रियलाइज़ करता हूँ, हम जानी दुश्मन नहीं बन सकते एक दूसरे के, क्योंकि हमारा जानी दुश्मनी का, मैं मुखालफत कर सकता हूँ, मुखालफत कर सकते, अग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं। और यही जो बॉन्ड हमारे बीच में नहीं था पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, जैसे मैंने आज अनाउंस किया कि शहबाज शरीफ साहब की अगर किसी ने इंटेग्रिटी एज प्राइम मिनिस्टर, एज पार्लियामेंटेरियन क्वेश्चन किया तो मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हूँगा। यही मैंने कहा PTI के, ये MQM के लिए। अगर इस सेनेटर के साथ कुछ होगा तो अगला सेनेटर आगे खड़ा होगा, नॉट कि सेनेटर है आपके पास को मसला होगा तो हम पाकिस्तानी साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर आप यूं करके बुलाएंगे मुझे तो फिर यूं होगा। ये इज्जत एक वाहिद चीज़ है जिसमें आप किसी के अंदर भी इन्वेस्ट कर दें, मैं आपसे इज्जत से बात करूँगा, मुझे डबल इज्जत वापस करेंगे।
लोगों का कॉन्सेप्ट है कि कोई बातें स्टेटमेंट दे के रिमार्क्स पास करके कोई बहुत बड़ा तुरम खान बन जाता है। कोई तुरम खान नहीं होता। अच्छा आबिद शेर अली साहब, अभी आप दूसरे हिस्से की तरफ आ रहे थे, वो बयानात जो अदालत से भी आए और कुछ आपके लीडर्स की जानिब से भी आए, जिसका मैंने आपको माजी का और हाल का मुवाजना करके बताया। देखें, जब आप मुझे सिसिलियन माफिया के हेड कहेंगे, आपको किस आइन के ने इख्तियार दिया कि आप मुझे डिग्रेड करें, आप मुझे मेरी इंसल्ट करें? मैं अवामी नुमाइंदा हूँ। आप आइनी दायरे में रहकर अपनी गुफ्तगू को कंटेन करें। आप पाकिस्तान के उस मुकाम पे बैठे जहाँ पे आप इंसाफ का तकाजा है, और एक ये आपने अल्लाह की अदालत में जवाब देना और इस अवाम की अदालत में जवाब। आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप मुझे सिसिलियन माफिया कहें, आप मेरी इंसल्ट करें अदालत में। दुनिया की किसी अदालत में बता दें मलिक साहब, कोई किसी भी फिगर को जो आम पब्लिक हो उसको इंसल्ट करे। ये सिर्फ पाकिस्तान में रीत और रवायज है जो चंद बरसों से पड़ी है कि आप जजेज हजरात टीवी वालों का इंतज़ार करते थे। वो टीवी पे पहले कई फेवरेट चैनल पे उनकी फुटेज चलती थी, वो जो फिर अपने अल्फाज से वो हेडलाइन चलती थी। ये दुनिया में कभी होता है किसी? ये आपको किसी ने राइट नहीं दिया कि आप मुझे आईनी तरीके से मेरे से ज़रूर मेरे पे कोई इल्ज़ाम है, कोई चीज़ है, उसको अपने कानून के दायरे में आपको ये इख्तियार नहीं दिया कि आप मेरी इंसल्ट करें। आबिद शेर अली साहब, पाकिस्तान में 2011 से ना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था नया पाकिस्तान, और इमरान खान को हुकूमत दिलानी थी, आपको चोर डाकू साबित करना था। उसमें जजों का और इस्टेब्लिशमेंट के क्लीदी किरदार जो थे 2-3, वो दोनों ने मिल के ना गठजोड़ से आप सबके ऊपर छाप लगानी थी कि चोर और डाकू लूट के खा गए पाकिस्तान को। $100 अरब मनी लॉन्ड्रिंग से पाकिस्तान से बाहर चला गया और बड़ी चोरी की आपने, पाकिस्तान खोखला कर दिया। इसमें अब आप कहें कि एक जज को ललकार रहे हैं। जज को नहीं ललकारते, पब्लिक में तो ये भी कहते हैं कि वकील की करना जज कर लो। आम से नहीं तो फिर आप रियलिटी की तरफ क्यों नहीं जाते? लोग ये भी कहते हैं यार वकील की करना जज कर। ये लोगों की जो ये प्रोजेक्ट था, ये गठजोड़ था कि नहीं था? ये किसी की छाप को ना आप रोक सकते हैं, जो लोगों के जो खल्के खुदा की जुबान है ना उसको नहीं रोक सकते। तो आप अपनी डोमेन में रहकर आइन और कानून के मुताबिक फैसले दें। इंसाफ आपकी जुबान से नहीं, आपकी कलम की झुंबेश से होता नजर आना चाहिए। ये नहीं कि आप प्रेशर हो रहे। हमारे साथ हमें सजाएं दी गई, मेरे लीडर को आपने सजाएं दी, मेरे लीडर को आपने सिसिलियन माफिया कहा, मेरे लीडर को आपने पता नहीं क्या क्या कहा, कोर्ट रूम में कहा और उसकी हेडलाइन चली। और आप कहें हमें तो कुछ नहीं, हम कहें तो वो कंटेम्प्ट के जुमरे में आ जाता है। मेरी पहले बात सुने, मुझे 1.25 लाख वोट बढ़ता है, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ। आप मुझे चोर डाकू कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी जुबान ना खाए दूंगा पकड़ के। मैं आपको नहीं, ये मैंने वैसे ही कहा। मेरी बात खत्म कर लेने दे। आप जिन जजों को कह रहे हैं, नहीं मैं किसी जज को नहीं कह रहा। किसको कह रहे हैं? मुझे भी नहीं कह रहे तो किसको कह रहे हैं? मुझे सिसिलियन माफिया का आपको किसने दिया? उसने वो जो रिटायर हो गया उसको किसने इख्तियार दिया था? साकिब निसार को और वो जस्टिस खोसा को। उसके बाप के मुलाजम थे हम, क्यों हमें वो सिसिलियन माफिया कह रहे? आप मुझे गाली देंगे, मैं आपको गाली दूंगा। अब मैं गाली दूंगा तो आप मुझे कहेंगे जी कंटेम्प्ट के जुमरे में आ जाए अदालत के अंदर। आप मुस्कुरा रहे हैं। फैसल मैं साकिब निसार को मैंने यही कहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे आप गाली देंगे तो आपको डबल गाली पड़ेगी। ये आप जजों को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? मैं सबको कह रहा हूँ, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर जो इंसान है। साहिबजादा हामिद रजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको वेलकम करता हूँ, लेकिन पहले आप अपना जवाब पूरा कर लें। हामिद रजा साहब मेरे शहरी भी हैं, इनके वालिद साहब के साथ मेरा बड़ा ताल्लुक है। वो हमारे नून लीग के, मेरा उनसे हमारा खान नस्ल 2-3 साहिबजादा साहब दबंग आदमी है, अभी आते हैं इनकी तरफ भी, लेकिन पहले अपना जवाब आप पूरा कर लें जनाब फैसल वाडा साहब। देखिए इमरान खान के केस चल रहे हैं जी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज टेरियन वाइट वाले केस को उन्होंने उठा के तो बाहर फेंक दिया है। कल साइबर वाला मामला लगा हुआ है। अंजाम इन केसेस का अच्छा नहीं होना, और मुझे लगता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी जो टसल है ना, इसमें आप लोग उसको और पंप कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को चैलेंज करते हैं। जज को बैठ के पहले चैलेंज नहीं किया इन्होंने, खोसा इन्हें पहले याद नहीं आया, साकिब निसार भी पहले याद नहीं आया, अभी अचानक इन्हें 10 साल बाद याद आ गया। उस वक्त भी याद आया, हमारे 3 बंदों को निकाला। टॉलरेंस थी ना, ये टॉलरेंस दे करना आपने हर आदमी को एक लेवल और लिमिट और बॉर्डर लाइन से 10 गुना आगे इजाज़त दे दी। लेकिन ये बात ठीक है, मैंने आज तकरीर में भी ये बात की, सिसिलियन माफिया इन्होंने तो उस वक्त नहीं उठाया, मेरे पे प्रॉक्सी लगाया एक सिटिंग जज ने, अतरमल्ला ने, जस्टिस। अगर आप कोई कानून नहीं है कि जज किसी, मैं और आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जज नहीं लगा सकता। उसकी इंडियन हेडलाइंस बनी है, उसकी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी है, ठीक है जी। अब आपकी जुर्रत कैसे हुई, चाहे वो जज है या आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप मुझे प्रॉक्सी कह रहे हैं? अगर आप जुर्रत है तो आगे बढ़ के जुर्रत दिखाएं कि सब सबूत रखें, वरना मैं जुर्रत दिखाऊंगा।
आपको नोटिस हुआ है ना, जाएंगे तो वहाँ जाके सवाल जवाब होगा, जवाब देना पड़ेगा। वो तो मुझे कंटेम्प्ट में बुलाया, प्रॉक्सी पे नहीं बुलाएगा। वो तो मुझे घुमा फिरा के ले आए हैं कंटेम्प्ट में। मतलब मैंने आज कहा रऊफ हसन साहब के साथ हुआ है, शुक्र है मैं सेनेट में था, वरना किसी घर में नान देर से पहुंचा फैसल पाउडर। जिन्होंने कंटेम्प्ट किया, मौलाना साहब ने घेरा लगाया सुप्रीम कोर्ट का, कहा हम जजों को घसीटेंगे। अरेस्ट भी था, कंटेम्प्ट भी था, नहीं था। पीटीआई के ने गलत ज़बान इस्तेमाल की, गलाजत इस्तेमाल की, नाम लेकर इस्तेमाल की, कोई कंटेम्प्ट नहीं था। मेरा इन जनरल बात करने पे काय घुमा, उसमें मैं ये समझता नहीं कि मुझे घुमा के कंटेम्प्ट में ले आए। मुझे लगता है कुछ लोगों ने प्रीहेम्प्ट कर लिया है कि मैं मवाद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। आज जो मैंने टेस्ट ट्रायल दिया है, जो आज मैंने चीज़ें शवाहिद के साथ दी हैं, देखता हूँ उसका रिजल्ट क्या आता है। ये शवाहिद मैं रुकूंगा तो नहीं, इतने शवाहिद हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें अगर दिन रात काम करेंगी ना तभी 1 साल लग जाएगा। अच्छा साहब, ज़्यादा साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब के सामने मामला है, वो मिसिंग पर्सन के 2 केस हैं, एक वो बलोच स्टूडेंट्स वाला है और एक वो शायर फरहाद वाला मामला है। अब एक भी शख्स के खातिर पूरे पाकिस्तान को, आप समेत मैं तो तवक्को रखता हूँ कि सारे आवाज़ उठाएंगे उसके हक़, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्रंटेशन वाली कैफियत मौजूद है। जज साहब उसके ऊपर चाहते हैं कि बंदे को पेश किया जाए, और मुझे लगता है कि एक पर्सनल क्लैश वाली सिचुएशन डेवलप हो गई है, जो कभी एक मुस्बत नहीं करार दिया जा सकता। मुल्क का अदारों का नुकसान हो जाता है। यह हमें किधर को लेके जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मैं आपके इस ओपिनियन का मुकम्मल एहतराम भी करता हूँ और इससे एग्री भी करता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस का जो इशू है ये अब का नहीं है, ये बहुत पुराना है, और शायद रियलाइज़ इसलिए हुआ कि इस मरतबा मिसिंग पर्सनस पंजाब से भी हो गए। नहीं, अभी सिचुएशन जो क्लैश वाली सिचुएशन है उस वजह से केस सामने उसके ऊपर हाइप बन गई है, नहीं तो हम आंखें बंद कर लेते थे बिल्कुल। लेकिन 9/11 के बाद से बंदे मिसिंग हो रहे हैं सर। सर 9/11 से पहले हो रहे हैं। वट एवर वॉज हैपनिंग इन बलोचिस्तान, इन KPK, इन सिंध, वो 25-30 साल से रो रहे थे, हमें समझ नहीं आती थी। मैं लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, स्केल बढ़ गया उसका, और मैं चूंकि मेरा ताल्लुक पंजाब के साथ है, मुझे एडमिट कर लेने दीजिए इस चीज़ को कि मैंने इसके ऊपर नेग्लिजेंस दिखाई। हम समझते थे कि शायद कोई जो एक हमें बताया जाता था कि शायद कोई प्रॉक्सीज़ हैं एंटी पाकिस्तान, जो हर बंदा बलोचिस्तान से भी मिसिंग का नारा लगा रहा है, इंटीरियर सिंध से भी लगा रहा है, KP से भी लगा रहा है। लेकिन जब अब खुद पे गुजरी है तो उसमें पता लगा कि सारी हकीकत वैसी नहीं है जैसी बताई जाती है। यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं जो मिलिटेंसी में मुलव्वस हैं, जो एंटी स्टेट हरकत में मुलव्वस हैं। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, एक पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट में और जेट ब्लैक में डिफरेंशिएट। आप हर चीज़ को ग्रे एरिया में नहीं रख सकते। मैं ये समझता हूँ कि जब ये इंसिडेंट हो गया था और जिस किस्म का एक क्लैश बढ़ रहा है जुडिशरी में और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, पहले दिन ही शायद वो जो हमारा शायर है फरहाद साहब, शायद उनका नाम है, उनको मेरा ख्याल पेश कर देना चाहिए था। अभी भी छोड़ देना चाहिए, अभी छोड़ देना चाहिए, जितना जल्दी छोड़े उतना अच्छा है। क्योंकि सर देखें, बदकिस्मती पाकिस्तान में ये है, और ये मैं इसका इतलाक तमाम लोगों के ऊपर होता है कि जब हम इक़्तिदार की कुर्सी पर होते हैं या ताकत की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, हम अंधे हो चुके होते हैं। हम समझते हैं कि नौज़ुबिल्ला नकले कुफर ना बाशद, खुदा मैं ही हूँ, मैं ना खुदा बन के बैठा हूँ और किसी के माई बाप की जुर्रत नहीं है कि मेरे आगे बोल सके। और ये अप्लाई करता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट के लिए भी, पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए भी। भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया था, नो डाउट पाकिस्तान की जुडिशरी का कोई चेहरा कोई इतना काबिल कदर नहीं है कि हम उसको लायके तहसीन कह सकें। जो भी ताकत में आता है वो समझता है फिर मैं ही हूँ, और फिर उसके बाद उसको वो ये भूल जाता है कि कुछ अरसे के बाद देयर इज़ एंडिंग फॉर एवरीथिंग। अरूज सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है जो परमानेंट है, उसके अलावा सब कुछ ज़वाल है। तो ये अगर दे देंगे तो वेल एंड गुड, वगरना कन्फ्रंटेशन होगी। पहले ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और अगर अब ये 2 इदारों के दरमियान ये कन्फ्रंटेशन भी सामने आ गई तो मजीद मामला तबाही की जानब करीब आ गई है। लेकिन ये कन्फ्रंटेशन हो रही है और मजीद होनी है, ये अभी टलने का इम्कान नहीं है। तो ब्रेक के बाद मैं चाहूँगा इसके ऊपर रोशनी डालें, क्योंकि ये पाकिस्तान का मफाद तो कम अज़ कम इसमें नहीं है। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जुडिशरी से बाद फैसले ऐसे आ रहे हैं जिससे तासुर ये मिलता है कि वो अपने पाँव पर खड़ा होने की या इंडिपेंडेंट किस्म के डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। टेरियन वाइट का केस 2 साल पहले या शायद 1 साल पहले इसके ऊपर 2 जजेज़ ने फैसला दिया था, और उसके ऊपर बाद में फैसले के ऊपर भी कंट्रोवर्सी आ गई थी कि वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने क्या कहा था और बाकी 2 जजों ने क्या कहा था। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को उठा के बाहर फेंक दिया। साइफ़र का मामला लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और कोई बहुत पॉजिटिव आउटकम की
इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या हुक्मरान जमात के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आने की इम्कानात कम है। हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें भी बड़ा पावरफुल किस्म का फैसला दे दे। गुज़श्ता रोज़ 9 मई का एक मुकदमा था जिसमें जो मुलव्वस मुल्ज़मान जिनके ऊपर, जिसमें इमरान खान समेत कई और लोग भी थे, वो भी डिसमिस कर दिया गया था क्योंकि उसमें सबूत ऐसे मैसर नहीं थे जिसकी बिना के ऊपर सज़ा दी जा सके। तो मुझे लगता है आबिद शेर अली साहब, ये जो कंट्रोवर्सी है इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी, ये हमें किसी और साने से दो चार न करते, कोई अच्छे रुझानात नहीं है। जो अदालत के सामने सबूत है उसको सामने रखते हुए उसने फैसला करने दें उसे। मलिक साहब देखिए, जो मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जब मुल्क पर मुश्किल वक्त आता है उनकी कुर्बानियाँ भी मांगते हैं, उनसे हिफाजती इक़दाम भी मांगते हैं। वो गोली के आगे भी उन्होंने खड़ा होना है, मुल्क की हिफाजत के लिए भी उन्होंने खड़ा होना है। जब उनके ही अदारों में कुछ पीटीआई के लोग अपनी लीडरशिप के कहने पर घुस जाएंगे, आपने टीवी वीडियो शायद मौजूद हैं, मोहतरमा यास्मीन राशिदा साहिबा ले लें, उनके जनरल सेक्रेटरी पंजाब के ले लें, लाहौर से उनका ताल्लुक है मेरे ज़हन से। यास्मीन राशिद पे क्या सबूत है? मतलब प्रोटेस्ट तो कर रही है, लेकिन और कह दें कि जी कोर कमांडर, अच्छा मेरी बात सुने, मैं अपने मॉब को कह दूँ आए जी अदालत के बाहर चले चलते, वहाँ पे हमला कर दें, तो इसका क्या मतलब है? मैं मॉब को लेकर आज तक हमारे पे आपने सुप्रीम कोर्ट का क्या इल्ज़ाम लगाया जी हमने हमला करा दिया? आप तो गुस्से थे। सुन ले बात, क्या इल्ज़ाम है जी कि सुप्रीम कोर्ट में कारकुन जाते हैं, जब आप कारकुनों को एक जगह पे बुलाते हैं कोई आइसक्रीम खिलाने के लिए तो बुलाते नहीं है। आपने मॉब को कहा जी, वो भी बिफरा हुआ आपका मॉब। देखिए शहबाज शरीफ ने पंजाब हाउस में ऑर्गेनाइज किया था सुप्रीम कोर्ट वाले अटैक को। कोई नहीं, मेरे वालिद साहब उसके विटनेस हैं, शेर अली साहब। अगर कोई ऑर्गेनाइज किया होता है तो मेरे वालिद साहब सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं इन चीज़ों में, उनको वो उस मीटिंग में शामिल थे। किसी किस्म का ये ऑर्गेनाइज्ड हमला नहीं था। मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब से मैंने कि ये क्या मामला है, और वो उस मीटिंग में मौजूद है जिसमें शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे। किसी किस्म का ऐसा डिसीजन नहीं था। आप मेरी बात सुने, मेरा आपसे इख्तिलाफ है इस पे। आप मेरे 1 मिनट लूँगा। आप लेकर जा रहे हैं, आप उनके घरों पे हमला करते हैं जी, और उसका आपका लीडर कहता है जी तबाह कर दिया सारा कुछ। मैंने तो नहीं कहा जी, ये किसने कहा? ये ऑन द रिकॉर्ड उनके लीडर का बयान है, तबाह कर दिया जी। और सारा, और उनको कह रहे हैं जी आप मैसेज दे रहे हैं कि जिधर जिधर का है वहाँ पे पहुँचने, कहाँ पहुँचे, सब हमारी आर्म फोर्सेस की जगहों पे पहुँचे। मलिक साहब, जब आपने तहैया किया हो, जब आपके पास शवाहिद मौजूद हैं, अगर आप खुद ही कोई ऐसे डिसीजन देंगे जिससे एक ऐसा और क्योस पैदा हो जाए जिससे मुल्क का उसका मुतम्मिल क्योस से ही तो डर लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैसल वाडा साहब का एक बयान था, मैं आपसे उसकी तो वजाहत भी चाहता हूँ, लेकिन बराह रास्त उसका पूरा आंसर चाहता हूँ। आपने कहा 9 मई में जनरल फैज़ का रोल है, क्या कहा आपने एग्जैक्टली? देखिए नदीम मेरे साहब, क्योंकि 9 मई का केस किसी ना किसी स्टेज पे तो खड़ा होना है, खुलना है, तो मुनासिब तो तब होगा जब मैं बाद में बहुत डिटेल में बात करूँगा। लेकिन ये बात बिल्कुल की वजह है कि मैंने ये कहा कि उसकी प्लानिंग के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है। जनरल फैज़ की और किसकी है? अब वो तो जब 9 मई आएगा तो अभी तो हम जो मेन जिस चीज़ के ऊपर चले 9 मई आएगा तो 9 मई की आप कहते हैं 9 मई की प्लानिंग में जनरल फैज़ की इन्वॉल्वमेंट है क्या? तो जब आएगा 9 मई का केस वाकई जब उस टाइम पे हम आएंगे तो जनरल फैज़ वाज नो मोर इन आर्मी एट द टाइम ही वाज रिटायर्ड। यू डोंट नीड टू बी इन द आर्मी। तो फिर उसका आप जब आर्मी में थे तो आप क्या करते रहे? बाहर आर्मी निकल गए, अगर प्राइवेट सिटीजन के तौर पर उसकी कोई सियासी एफिलिएशन थी तो उसके ऊपर तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए नदीम भाई साहब, ये तो जब 9 मई का वाकया खुलेगा तो उस वक्त बात होगी ना कि किस वक्त आप हाजिर सर्विस थे और किस वक्त हाजिर सर्विस नहीं थे, उस वक्त क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, तो बहुत। लेकिन आपने ये जुमला कहा कि उसको 9 मई में सजाए मौत देनी चाहिए। ट्रेटर के ऊपर तो सजाए मौत होती है ना। तो ये आपने कहा मुल्क के साथ गद्दारी हो, और गद्दारी अगर हो मुल्क के साथ, आइन के साथ, अपने इदारे के साथ, जमहूरियत के साथ, बिल्कुल। ट्रेटर क्या होता है? आपने उसको गद्दार क्यों कहा? एज ए ट्रेटर भाई, दिस ये मेरी एनालिसिस है बेस्ड ऑन फ्यू थिंग्स। काफी मतलब पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, मैं इसको दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो आपके पास कोई एविडेंस होनी चाहिए। मैंने तो आज तकरीर छोटा सा भी तो एक टेस्ट केस भेजा, मैंने उसके भी एविडेंस लगाए। एविडेंस के बगैर ये नहीं कह सकता मैं 100% एविडेंस है, बट एविडेंस के बगैर मैं कोई बात करता नहीं हूँ। इसकी एविडेंस है आपके पास? सर आप देखेंगे अभी बहुत कुछ होना है। उस इदारे के पास एविडेंस होनी चाहिए तो उसको तो प्रोसीड करना चाहिए। सर देखते चले जाए ना सर, साहिबजादा साहब और बाकी लोगों से 9 मई का सबूत ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले काम इस पे आगाज करना चाहिए। जब तक हमारी अदालती निज़ाम ठीक नहीं होगा फिर इसमें अदालतें आ जाएंगी।
अदालतें जब ठीक काम करेंगी ना, अदालत ने 9 मई में कल इमरान को बरी किया, देखिए बरी कर दिए, उनकी सवाबदीद है, उनके पास होगा प्रूफ, नहीं होगा ठीक है, अगर ये फेवरिज्म ट्रोलिंग, फिर आपको जनरल फैज का सबूत देना चाहिए। मैं क्यों दे दूं, हर चीज़ मैं दे दूं, जब जज हजरात भी तो कुछ कर लें, जब वैसे तो वो हर छोटी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन खुद तो नहीं करनी ना, उसने तो सबूतों के ऊपर फैसला देना। उनके पास तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, प्रॉक्सी जैसा लफ्ज़ लगा देते हैं जो जज कोई नहीं करता। जनरल फैज का सबूत किसके पास होगा, कौन प्रोसीड? नहीं भाई साहब, आप अभी उस जम क्यों करेंगे इनको, आप बिल्कुल आपको आप यू विल बी इन्फॉर्म। साहिबजादा साहब, ये मामला आपका फ़िलहाल पीटीआई वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट से निकल के थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया लड़ाई, और वो जो ट्रॉइका ऑफ पावर किसी ज़माने में था ना, उस ट्रॉइका के दो कोने आपस में हेड ऑन कुलियन की तरफ जा रहे हैं, और हेड ऑन कुलियन कभी अच्छा नहीं होता, इसका अंजाम बुरा ही होता है। जब भी हुआ माजी में, आप हिस्ट्री उठा लें, पहले सदर और वज़ीर आज़म के टकराव में कोई एक कैजुअल्टी बनता था और आमतौर पे वज़ीर आज़म बनता था, इस्टेब्लिशमेंट और सदर मिल जाया करते थे। तो अभी कैजुअल्टी कौन होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक कैजुअल्टी होगी, उसके बगैर आगे काम चल नहीं सकता। अगर तो इसी तरीके से मामला चलते रहे तो नदीम मलिक साहब, हम कैजुअल्टी तो नहीं होंगे। आप मतलब पीटीआई कैजुअल्टी नहीं होगी, तो कौन होगा कैजुअल्टी? देखें, जो लड़ रहे हैं आपस में उनमें से कोई एक कैजुअल्टी होगी जी। मैं देखें नदीम साहब, मैं एक चीज़ के बारे में बड़ा क्लियर हूँ, हमारे यहाँ हमें किसी जगह पे फुल स्टॉप भी लगाना है। वो कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग। हमें किसी जगह पर रुक के पीछे को फरामोश करके आगे भी बढ़ना है। अगर हम पीछे से जाएंगे तो फिर 47 से कायद-ए-आज़म से लेके अब तक, वो मैं 2 मिसालें दूंगा, चोई साहब 2 मिसालें देंगे, आप 4 दे देंगे, ठीक है, किस किस को आप उड़ाएं, किस किस के ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात नहीं है। किसी जगह पे हम फुल स्टॉप लगा के कि अब ओके दिस इज़ इट, यहाँ से ऑनवर्ड्स आगे अगर कोई काम ख़राब हुआ तो अब उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो जज़ा सज़ा का कॉन्सेप्ट होगा, हमें उसकी तरफ भी तो बढ़ना है। या हम पीछे की तरफ बैठे रहें। देखिए, मैं लेट मी बी वेरी क्लियर, जनरल फैज़ हों, जनरल ज़हीर हों, जनरल पाशा हों, ये कम से कम इन 3 के साथ तो मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा, जनरल बाजवा हों, ये तमाम लोग हों। सर जी, हमारे सिस्टम की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि इनको बुला सके, इनको कॉल कर सके, इनको सज़ा दे सके। उसकी वजह नहीं बुला सकते ना, नो वेज। वो जो जज साहब कल से ललकार रहे थे, तो वो तो सर्विंग को बुलाने के चक्कर में आ गया सर्विंग। सर उनका इम्यूनिटी है, अंडर लॉ नहीं आ सकता। सेक्टर कमांडर भी नहीं आया सर। नहीं, एक मिनट, मैं उसको एक क्लियर कर दूं। नहीं, लेकिन पहले वो जवाब तो पूरा करें। तो सेक्टर कमांडर भी नहीं आया। नहीं आया, कौन बुलाएगा सेक्टर कमांडर को? सर उन्होंने बुलाया था, लेकिन वो आए आगे। सर हाई कोर्ट का जज था। ये को वेस्टर्न सोसाइटी की आप बात करते तो मैं देखता सेक्टर कमांडर छोड़े, आपका जनाब अफवाज का सरबराह भी 2 मिनट के अंदर हाई कोर्ट के जज के ऑर्डर के बाद ना पहुंचता तो मुझे पकड़ लेते। हम तख़य्युलात की दुनिया से या आइडियलिज्म से बाहर नहीं निकलना चाहते। दैट इज़ आवर बेसिक प्रॉब्लम एंड मेन प्रॉब्लम। मैं ये समझता हूँ कि एक जगह, सब ताकतों को एक जगह पर बैठना चाहिए, एक चीज़ की एंडिंग करके उसको क्लोज़ करके वहाँ से हमें आगे बढ़ना है। जिस चीज़ की हमारी कैपेसिटी नहीं, मैं यहाँ पे बैठा कह दूँ जी फ़लाने जर्नल को आप ले आओ, या आप फ़लाने जज को ले आओ, आप फ़लाने। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमें कुछ जज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चोई साहब वो किसी जज के ऊपर है, आपको किसी के ऊपर है, किसी को आधे पाकिस्तान आप भी कर रही है, आपकी जमात क्रिटिसाइज कर रही है। मतलब आप लोगों ने अपने टारगेट अलहदा रखे हुए हैं। आप जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस काजी फायदी साहब की पूरी टीम है सोशल मीडिया की, उनको लगी है ना सर। इन्होंने अपने चुन लिए, इन्होंने अपने करने के। सर मेरी बात सुनिए, जब जज किसी को फेवर दे रहा है, आपका ख्याल है पाकिस्तान में फेवर वो अल्लाह वास्ते देता है? किस जज ने किसको फेवर दी? किसने किसको नहीं दी, ये बताएं आप सर। अल्लाह वास्ते देता है, वो भी कुछ चीज़ें सेव करके बैठा होता है। हम क्यों इन लोगों को निज़ाम इंसाफ के कटहरे के अंदर नहीं ला सकते? इसलिए कि जब इनसे कोई भी ऐसा काम करवाया जाता है, वो पाकिस्तान का सियासतदान हो, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदेदार हो, वो पाकिस्तान की कोई जुडिशरी का अहदेदार हो, इसलिए वो अकाउंटेबल नहीं होता और वो इंसाफ के कटहरे में नहीं आता। कि जब वो गलत काम करता है तो उस गलत काम के इवज़ में एज एन एविडेंस वो कुछ ऐसी चीज़ें रख के बैठा होता है जो फिर आपके, वो पंजाबी में कहते हैं वो गिची पे गोडा रख के बना, वो गिची पे गोडा रख के बैठा होता है, फिर वो आपसे पकड़ा नहीं जाता, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। यही मियाँ नवाज शरीफ साहब थे और मरियम बीबी थी, जो जनरल फैज़ का और जनरल बाजवा का नाम लेते नहीं थकते थे। आज उनकी हुकूमत है, अब नहीं ले सकते सर। अभी उन्होंने उनका जनरल का नाम लिया, पता नहीं कैसे गलती से ले लिया। नॉट इवन विद नवाज शरीफ, इट इज दिस इज अ डिलेमा विद ऑल द पॉलिटिकल पार्टी। जब आप किसी के, अगर मैंने किसी के कहने के ऊपर को काम किया होगा
और कुछ अर्सा गुजरने के बाद भले वो रिटायर हो जाए, अगर वो मुझे कहे कि मैंने ये करना है, मैं कहूँ कि मैं नहीं करता और वो उठा के फाइल मेरे सामने कर दे, तो सर मैं देखता हूँ मैं कैसे नहीं करूँगा वो काम, मेरे से करवाया जाएगा वो काम। बेसिक प्रॉब्लम ये है इसी तरह ही चलेंगे कि हम इसी तरह ही चलेंगे। हम सर जो हमारे तौर अतवार हैं, जो हमारा मिजाज है, वो हम देखें, हम बाज़-औक़ात ना हम वेस्ट को आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इस कॉन्टिनेंट के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हम किस मेंटल साइकी से बिलोंग करने वाले लोग हैं। हमारे ऊपर हमेशा बाहर से आने वालों ने रूल किया है और हमने उनके रूल को हमेशा तस्लीम किया है। हम रेजिस्टेंस ब्लॉक, हम ईरान की मिसाल देते हैं, हम जॉर्डन की मिसाल दें, सर वो रेजिस्टेंस उनकी हज़ारों साल पुरानी तारीख है। हमारी तारीख में तो ये है कि कोई अफ़गानिस्तान से उठ के आया तो हमने कहा जी सर, कोई चाइना से उठ के आया तो हमने कहा जी सर, कोई उधर फारस से उठ के आया तो हमने कहा जी सर, कोई वो उधर से सीरिया से उठ के आ गया तो हमने कहा जी सर। हमारे मिजाज में रेजिस्टेंस है ही नहीं। हम हर आने वाले को वेलकम करते हैं, हर जाने वाले पर लानतें भेजते हैं। ये हमारे मिजाज का हिस्सा है, इस कॉन्टिनेंट के लोगों के मिजाज तो ऐसे एक शिकस्त खोरदा कौम की निशानी है, ये कामयाब नो डाउट अबाउट इट सर। बॉर्डर साहब देखिए सर, बिल्कुल मैं इनकी बात मानता हूँ कि यहाँ जिंदा कौम, असल में जब कोई जिंदा होने की कोशिश करता है, कोई खड़ा होने की कोशिश करता है, तो उसको यही जो सिस्टम है पाकिस्तान का वो बिठाया था। भुट्टो साहब खड़े वो फांसी दे दी, हमने कोई बात की निशानदेही की, नोटिस आ गया, गलती हो जाए तो मिस्टेक है, हमारे साथ हो जाए तो तौहीन अदालत है। जो ये बात करें, हमारे वहाँ रिटायर जैसे होता है ना आदमी, आप उसके ऊपर हिटिंग शुरू करते हैं। मैं हमेशा से प्रॉब्लम में भी रहा, इस वजह से प्रॉब्लम रहा कि मैंने हमेशा वक्त हुक्मरान या वक्त कुर्सी, जो तगड़ा आदमी हो, कुर्सी पर बैठा हो, उसको टेक ऑन किया, और उस टेक ऑन करने में अल्लाह मदद करता है। ये हमेशा से अल्लाह, अगर नीयत था साफ़ है आपकी, अल्लाह ताला, आप चूंटी हैं सूंड में घुस जाएँ हाथी उगरा देती हैं। मेरा तो लाइफ में पूरी ज़िंदगी फेथ ये रहा है कि मेरी एरोगेंस नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस अल्लाह के ऊपर है। सजदा करते जो, माफ़ी मांगते जो अल्लाह से, उससे मांगते जो, और आप का मज़ा ही था ज़िंदगी जीने का जब आप कुर्सी पे बैठे तगड़े आदमी को सींग से पकड़ो और उसके ऊपर बैठ के गिरा दो उसको, तब मज़ा है। अंजाम कार क्या है इस लड़ाई का? मेरी लड़ाई का एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी। देखिए, आप कल जैसे रिमार्क्स आए, 18 उसकी हैसियत क्या है, 18 ग्रेड के सेक्टर कमांडर की। मेरे भाई जज साहब, आपको एक्चुअली तो ग्रेड भी पता होना चाहिए, 20 ग्रेड का अफसर होता है, और 4 ग्रेड का भी अफसर है, तो जो जिसकी हैसियत को पॉइंट आउट करे उससे पता चल रहा है कि आप खुद बहुत शैलो बात कर रहे हैं। कोई भी इंसान, अगर मैं आपको आपकी हैसियत क्या है, तो एक्चुअली मैं अपना ज़र्फ दिखा रहा हूँ। जज को अगर कोई उसको लगता है कि लॉ वायलेशन हुई है, मैटर यू कांट स्पीक, ऑर्डर कर सकते हैं आप, ऑर्डर कर सकते हैं अपनी कलम से। आप अब आप क्या कर रहे हैं, रिमार्क्स देते हैं मौला जट के, ऑर्डर लिखते हैं अलिफ नून के। भाई जो आप मीडिया को भी ये करना चाहिए कि जो ऑर्डर है वो लिखे, रिमार्क में मौला जट है, उड़ा देंगे, बुला देंगे, इसके ऊपर आपको नोटिस हो जाएगा। क्यों आप उसको कह रहे हैं मौला जट और पे तो नहीं नोटिस? नहीं भाई बात सुने सर, मैं तो सर मुझे फांसी पे चढ़ा दें सर। वैसे एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर्स को कंटेम्प्ट की सजाएं देने और नोटिस पे मुखालिफ रिमार्क्स देखिए, मुझे एक चीज़ की आज तक समझ नहीं आई, पूरी सिविलाइज्ड दुनिया के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रिमार्क्स का भी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी को गाली नहीं दे सकते। कंटेम्प्ट असल में आप डंडे के ऊपर अगर कोशिश करें ना कि किसी अदालत की इज्जत हो तो डंडे से अदालत की इज्जत। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है सर। अगर खलीफा वक्त सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी शूरा का एक मेंबर खड़ा होकर ये कह सकता है कि ये बताओ कि बैतुल माल से आपको ये चादर मिली थी, ये आपके लिबास के लिए पूरी नहीं है, तो बाकी कपड़ा आपने कहाँ से लिया? अगर खलीफा वक्त से बरी शूरा के अंदर ये सवाल पूछा जा सकता है, जो कि ये ज़हन में रखें उस वक्त हेड ऑफ द स्टेट काज़ीउल कुज़ा भी होता था, चीफ जस्टिस भी वही होता था। अगर वो 2 हाईएस्ट स्टेचर रखने के बावजूद काजी वक्त से और सरबराह ममलिकत से ये सवाल हो सकता है, तो सर ये जजेस या हम लोग कंटेम्प्ट में पॉलिटिकल वर्कर्स को वैसे भी उनकी मुंहबंदी ज़बानबंदी नहीं करनी चाहिए। सर मेरी बात सुने, आप मुझे जलील करते रहे, आप ये कहें इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ये रियासत का यहाँ पे गद्दार था, ये रियासत का यहाँ पे गद्दार था, जैसे मैं अब गद्दार हूँ। कोई 41 का FIR है, मेरी करैक्टर असैसिनेशन कर दें, मेरे बड़ों की कुर्बानियाँ भूल जाएं, मेरे खानदान की कुर्बानी भूल जाएं, मेरी कुर्बानी भूल जाएं, मेरे करैक्टर असैसिनेशन के ऊपर कोई कंटेम्प्ट। देखिए बले साहब, ये हरगिज़ इजाज़त नहीं थी। जब 4 जजेस ने इस जुडिशरी का बेड़ा गर्क किया, सॉरी इफ्तिखार चौधरी साहब, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, अजमत सईद, और ये पूरी एक लड़ी तुड़ी आती है जिन्होंने पोलिटिसाइज़ किया जुडिशरी को। आपको कोई कानून इख्तियार नहीं देता कि आप आबिद शेर अली को चोर के, सिसिलियन माफिया के, मुझे डाकू के, आप अपना जो भी लिखना है, फैसल वाडा साहब ने बिल्कुल किया, रिटन ऑर्डर थे,
आपकी ये नहीं, आपको किसी लॉ ने इजाजत नहीं दिया कि आप मुझे मेरी इंसल्ट करें, मैं पब्लिक का नुमाइंदा हूं। इवन डाकू भी हैं तो आप नहीं कर सकते, ऑर्डर करें। अपने अपने डोमेन में रहें, आइन और कानून के मुताबिक चलें, लोगों को इंसाफ दें। आप ये गुड बैड ना खेलें। आपकी पसंद का बंदा हो तो आप कहें जी गुड टू सी यू, आपका बंदा पसंद का नहीं होगा आप सिसिलियन माफिया कह दें, आपको बिल्कुल ये जरूरत नहीं होगी। देखिए हम सबको मिलकर रिफॉर्म्स करके सबको बजाय कोलाइड करके आपस में चलना चाहिए, बनिस्बत के हम टकराव की सूरत में, इसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है। सबके ईगोज़ हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मेरी भी है। अगर हम एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट खींचने के चक्कर में रह जाएंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। एक स्टेप सबको पीछे हटना पड़ेगा, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ेंगी और यूनाइटेड होकर पाकिस्तान के लिए चलना पड़ेगा। दैट्स द वे फॉरवर्ड। इफ यू डोंट वांट टू डू इट, एक लाइन कह सकते हैं, दो सिर्फ बंदे, जस्टिस राणा भगवान दास और जस्टिस कार्नेलियस, एंड शेम फॉर अस बोथ वर नॉन मुस्लिम्स। उसके बगैर आप पाकिस्तान का जितना जुडिशल सिस्टम है उसे निकाल के देख लें। वी डोंट हैव अ गुड प्रेसिडेंट एंड वी डोंट हैव हामिद रजा साहब, सेनेटर फैसल वोडा साहब, आबिद शेर अली साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।